अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ मान से होंगे, खुशबाश होंगे। रात के व्लॉग में आपको कहती हूँ खुशामदीद। इससे पहले मैंने 2 व्लॉग्स अपलोड कर दिए हैं, एक शाम को 5 बजे किया था और एक सुबह 7 बजे किया था। अगर आपने नहीं देखा तो यकीन करें कि आपने बहुत बड़ा एक ब्लंडर कर दिया है, क्योंकि उसमें मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अभी मैं 6 पॉइंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहली खबर जो मैंने आज आपको देनी है वो ये है जनाब अली के न्याजी साहब जो हैं वो अब फिर उठ खड़े हुए हैं। और न्याजी साहब ये कहते हैं कि जुम्मे को मैं स्वीडन ने जो बेहुरमती की है, वहाँ पे आपको पता है कि एक शख्स ने जो कुरान पाक की बेहुरमती की है, उसको जलाया है, उसके खिलाफ लोगों को सड़कों पर निकालूंगा। अब न्याजी साहब को जो है सड़कों पर निकालने का लोगों को बहुत शौक चढ़ा हुआ है। हालांकि न्याजी साहब की अपनी शामत आने वाली है, ईद गुजर चुकी है, अब तो न्याजी साहब को पकड़े जाना है। ऊपर से नैब ने मानिका और बुशा बीबी को बुलाया हुआ है। ऊपर से आपको पता है कि नैब ऑर्डिनेंस आ गया है, 14 दिन से बढ़ा के 30 दिन की उन्होंने जनाब जी रिमांड की सज़ा बढ़ा दी है। ऊपर से 6 जजेस जो हैं वो तितर बितर होने वाले हैं और न्याजी साहब को पड़ी हुई है जनाब जी स्वीडन के लिए इकट्ठा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कहेंगे नहीं नहीं जुनैरा ये तो ऐसा। देखिए न्याजी साहब का मुतालबा उस सूरत में जायज़ है कि अगर कोई भी शख्स कलमा पढ़ चुका है, कलमा गो है, और अगर खुदा ना खास्ता हमारे मज़हब के बारे में, कुरान पाक के बारे में या हमारे किसी मजहबी शख्सियत के बारे में अगर कोई ब्लास्फेमी करता है, अगर कोई तौहीन करता है, तो डेफिनेटली उसको जो है ना सज़ा होनी चाहिए। डेफिनेटली उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। हम जहाँ तक एहतजाज कर सकते हैं हमें करना चाहिए, हमें सड़कों पे भी आना चाहिए। लेकिन आप सड़कों पे लोगों को तब निकालते हैं जब आपको लगे कि इदारे कोई काम नहीं कर रहे। मसलन आपने देखा शहबाज शरीफ ने और मौजूदा गवर्नमेंट ने सख्ती से स्वीडन को कहा कि आप अपना रद्दमल दें, आपने ये जो हरकत की है उस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दें। और आपने देखा कि स्वीडन की जो गवर्नमेंट है उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये जो कभी हरकत उस शख्स ने की है इसका इंडिविजुअल वो खुद जिम्मेदार है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किसी को पुष्ट पनाही नहीं है। उसके बावजूद आपने देखा कि पूरी दुनिया में स्वीडन के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। फिर आपने देखा कि OIC का इजलास हुआ, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फैसला हुआ कि आइंदा हम इस तरह की चीज़ों का किसी को इजाज़त नहीं देंगे, जो कि एक बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। अगर आपने सड़कों पर निकल के पुरअमन एहतजाज करना है तो ठीक है, न्याजी साहब सही बात कर रहे हैं, करना चाहिए। मगर मेरा सवाल ये है, न्याजी साहब का दौर था, मतलब फिर ये नहीं करना चाहिए ना आपको कि आप जो है ना दोगलापन करें। यानी अगर आपके दौरे हुकूमत में आप आसिया मलूना को निकाल देते हैं जिसने ब्लास्फेमी की पाकिस्तान के अंदर, यहाँ तो स्वीडन के अंदर हुआ ना, तो आप लोगों को सड़कों के ऊपर निकाल रहे हैं। लेकिन आपके दौरे हुकूमत में आसिया मलूना ने ब्लास्फेमी की और आपने उसको जान की अमान देकर उसको मुल्क से बाहर निकाला, आपने उसको बाहर भेजा। आपने आफिया सिद्दीकी का मजाक उड़ाया। आप जब ट्रंप के साथ बैठे हुए थे और वहाँ पर सहाफ़ियों ने आपसे सवाल पूछना चाहा आफिया सिद्दीकी के बारे में, तो आपने सख्ती से मना किया कि मुझसे कोई सवाल ना पूछे। सवाल ये भी है कि जब आपके दौरे हुकूमत में फ्रांस के अंदर ब्लास्फेमी की गई, उस वक्त आपने ये कहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस्लामी जमातें थी तो उन्होंने क्या कहा था कि आप किसी भी तरीके से जो है ना फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालें और फ्रांस के साथ जो है अपनी तिजारत को ख़त्म कर दें। तो आप फ़ौरन आए और आपने आके तकरीर फरमा दी और आपने कहा कि फ़्रांस के साथ अगर हम तिजारत ख़त्म कर देंगे तो क्या फ़्रांस ये करना बंद कर देगा। ये वीडियो प्रूफ जो है ना जो भी मेरे पास होंगे वो मैं लगा दूंगी, ज़रा खुद ही देख लीजिए। करना इस तरह और जान के करना, और हमारे मुसलमान मुल्कों में से अभी बाकियों जगह से तो रिएक्शन बड़ा आया है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि अभी तक पाकिस्तान में है। तो इंशाल्लाह जुमे को मैं कॉल दूंगा, जुमे की नमाज। अब क्या मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ना लगा। तो आज मैं सबसे मुखातिब हूँ। आपने बड़े मुनाफिक देखे होंगे लेकिन शेख रशीद जैसा मुनाफिक आपने नहीं देखा होगा। ये मुतालबा करता है कि स्वीडन से पाकिस्तान सफीर को बुलाया जाए वापस पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो स्वीडन का सफीर है उसको वापस स्वीडन भेज दिया जाए। मुतालबा गलत नहीं है, मुतालबा जायज़ है, लेकिन इसकी मुनाफिकत चेक करें। इनके गवर्नमेंट में जब फ्रांसीसी सदर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी ना, तब उस शकान रसूल भी सड़कों पर निकले थे जायज मुतालबा लेकर, और इनकी गवर्नमेंट ने मुआयदा भी किया था कि हम सफीर निकालेंगे, लेकिन उल्टा इन्होंने 80 लोग उनके शहीद कर दिए। कितने लोगों के घरों में गए गुंडे इनके बंदूकें लेकर, और न जाने कितने लोगों को इन्होंने मारा पीटा, जेलों में डाला, और इंडियन एजेंट तक करार दे दिया गया, और न जाने इनके ऊपर क्या क्या पर्चे गलत बना दिए।
लेकिन आज ये किस मुंह से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के सफीर को बाहर निकाला जाए? तो आपने सबूत देख लिए। तो फिर अब जब मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो स्वीडन जो गवर्नमेंट है उनके साथ बातचीत भी कर रही है, उन्होंने इस चीज़ को कंडेम भी कर दिया है, OIC अपना काम कर रही है, पूरी दुनिया में मुजाहरे भी हो रहे हैं, तो आप जो हैं वो लोगों को सड़कों पर जो इकट्ठा करने लगे हैं वो किस पादाश में करने लगे हैं, जबकि आप अपने दौरे हुकूमत में क्या कुछ करते रहे हैं, इसके ऑपोजिट करते रहे हैं। अगर आप अपने दौरे हुकूमत में ये सब कुछ करते और अब भी करते तो हम आपके साथ सबसे पहले आगे खड़े होते हैं न्याजी साहब। तो न्याजी साहब ये दोगलापन जो है ना वो प्लीज़ ना किया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि न्याजी साहब को खौफ जो है ना वो अब बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सता रहा है। उनके पास एक जिन था रहमतुल्लाह, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ सबूत के तौर पे। फयाजुल हसन चौहान ने भी बताया है कि पिंकी पीनी के पास जो है वो एक रहमतुल्लाह जिन था जो कि न्याजी साहब के सारे काम करता था। अब वो रहमतुल्लाह जिन जो है ना वो फ़रार हो गया, अब आजकल वो कोई खबर नहीं दे रहा। न्याजी साहब को सज़ा का खौफ सताया जा रहा है। ऊपर से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी है जी न्याजी साहब ने। और न्याजी साहब उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं, वो मैं ज़रा आपको ख़बर पढ़ के सुनाती हूँ। ये ख़बर जो है मैं ख़ुद से नहीं देना चाह रही, मैं आपको मिनोअन पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि न्याजी साहब को सज़ा का खौफ सता रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दिया है। न्याजी साहब को बेंच फिक्सिंग के लिए 7 ज़्यादा जजेस जो हैं वो बेसिकली दरकार हैं। और आमिर फ़ारूक जो हैं वो जज हैं जिनको ना ट्रक का शौक़ है, ना उनकी फैमिली धरनों और जलसों में जाती है, और ना उनकी सास जो है उसको किसी के ऊपर क्रश है। ठीक है, इसलिए आमिर फ़ारूक जो है वो एक इंसाफ पसंद और गैर सियासी शख्स हैं। और इसीलिए जो है आज इमरान न्याजी ने तमाम हरबे जब उनके नाकाम हुए तो जज साहब के गिरेबान में जो है वो हाथ डालने की कोशिश की। और न्याजी साहब जो हैं वो कब तक बेंच फिक्सिंग का सहारा लेंगे, उसके लिए तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो 6 जजेस उनको रिलीफ दे रहे हैं वो तितर बितर होने वाले हैं, खबरें ही हैं। तो अब आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ कुछ कर लें या किसी के भी ख़िलाफ़ कुछ कर लें। खैर मैं आपको ना ख़बर भी पढ़ के सुनाती हूँ जहाँ पर इन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो है ये ख़बर भी शेयर की है। ये PTI इस्लामाबाद का ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर इन्होंने लिखा है कि चेयरमैन इमरान खान की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ अदम इंसाफ और अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, न्याजी साहब कह रहे हैं, और आपने मुतअद्दिद मौके पे मेरे ख़िलाफ़ कई ज़ाती और दीगर वजूहात की वजह से खिलाफ कानून फ़ैसले दिए हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप आइंदा मेरा कोई केस ना सुनें। तो जनाब अली ये कह रहे हैं न्याजी साहब इनको। तो अब देखना यह है कि न्याजी साहब को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में मिलेगा, क्योंकि जो 6 जजेस उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं वो भी तितर बितर होने वाले हैं। और न्याजी साहब ये कर क्यों रहे हैं, न्याजी साहब क्यों नहीं चाहते कि उनके केसेस का फैसला हो। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें वो बता रहे हैं कि असल में न्याजी साहब क्यों नहीं चाहते। क्योंकि न्याजी साहब को पता है कि अगर मेरे केसेस का पहले फैसला हो गया तो मैं इलेक्शन में नाअहल हो जाऊँगा, तो वो तो उन्होंने वैसे भी हो जाना है। और न्याजी साहब जो है वो अपने आखिरी हाथ पैर मार रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो डर है ना उनको, जिस केस में उनको पता है कि मुझे 100% सज़ा हो जाएगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बच सकता, वो तोशा खाना का केस है। अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला यानी 190 मिलियन पाउंड वाला भी है, लेकिन उनको ज़्यादा डर जो है वो तोशा खाना के केस है। लेकिन बहरहाल आप ये वीडियो देखिए। इमरान खान जो है वो ये समझते हैं, या उन्होंने अपनी जो लीगल टीम से जो मशवरा किया होगा वो ये है कि वो मामला लटकाना चाहते हैं। आपको पता है कि जुलाई चल रहा है, अगस्त 13 जो है वो लास्ट डे होगा इस हुकूमत का, और उसके बाद 3 मंथ में इलेक्शन है। तो वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम ये मामला इतना लिंगर ऑन हो कि इलेक्शन से पहले इन केसेस का फैसला ना हो सके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान गिरफ्तार भी होंगे और नाअहल भी होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बजाय इसके कि ये देखा कि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस या किसी जज पर इस किस्म के ऑब्जेक्शन रेज करने से क्या असरात होंगे, उन्होंने अपना जो मफाद है वो देखा है कि इस तरह उनके ज़हन में ये बात आई होगी कि इस तरह वो केसेस को लिंगर ऑन कर सकते हैं, लटका सकते हैं। बस जी, बताने वाले बताते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अब दोबारा जो है वो जा रहे हैं वापस 1-2 दिन के अंदर लंदन से फिर वो अपनी परवाज़ भरेंगे, दोबारा कहा जाता है उम्रा करेंगे, उम्रा करके पाकिस्तान आ जाएंगे, अगस्त में पाकिस्तान होंगे और ये कि अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाएंगे। और मुझे न्याजी साहब का वो वक्त याद आता है जब वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से फेवर्स लिया करते थे और उनके वालिद की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। और 1950 में उन्होंने कहा कि जी उनके वालिद ने इत्तेफाक फाउंड्री लगाई थी, और ख़ुद अपने बारे में बताते रहे कि मैं तो बड़ा गरीब था, मैं तो बर्तन धो के गुजारा किया करता था। और शौकत खानम की सारी ज़मीन जो है वो उनके वालिद ने उनको दिलवाई थी, यहाँ तक कि जो मशीनरी इस्तेमाल की थी सारी, वो भी सारी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सारा माफ़ करवाया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। मैं माजी के झरोकों से वो एक क्लिप जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या कुछ कहते रहे हैं न्याजी साहब। हैव अ लुक।
1950 के अंदर इत्तेफाक फाउंड्री मियां साहब के वालिद साहब ने बनाई। मैं समझता हूं कि मियां साहब के वालिद साहब वाकई मेहनतकश आदमी थे, एक जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इत्तेफाक फाउंड्री बनाई 1950 में। उनकी इत्तेफाक फाउंड्री नेशनलाइज कर देते जुल्फिकार अली भुट्टो। जब पैसे खत्म हो गए तो मैंने जिंदगी में एक दफा काम की है। 3 हफ्ते की नौकरी ली क्रिसमस हॉलीडेज पे। एक लिटिल वुड स्टोर था, उसके अंदर बर्तन उठाने और चीज काटना और वगैरह। वो और बात है कि 10 के बाद उन्होंने मुझसे निकाल दिया था, मेरी लड़ाई होगी किसी से। जी, तो आपने देखा, और अब आज की कुछ अच्छी खबरें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जाते जाते, क्योंकि जाते जाते कोई वो कहते हैं ना कि सुनहरा तो आनी है तो सानू की खबरां आंधी की तरह दे के चली जानी है, तो मेरे को अच्छी खबर भी दो। तो अच्छी खबर ये है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ 24 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का जो है वो इंटरेस्ट शो किया है, और दूसरी तरफ यूएई जो है वो 22 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का सोच रहा है, और टोटल जो है वो 40 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कहना है जी मुसद्दिक मलिक का। इसके अलावा भी कुछ और खुशखबरियाँ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें जो आज की 3 बड़ी मेन खुशखबरियाँ हैं उसमें एक खुशखबरी ये है कि IMF से डील के बाद मुआशी सूरत हाल जो है वो मुस्बत होना शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि आम गरीब बंदा जो है उसके लिए तो बिजली महंगी होने जा रही है, उसके लिए कोई रिलीफ मुझे नज़र नहीं आता। डॉलर जो है वो 5 रुपये सस्ता हो गया, लेकिन इसका आम बंदे के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई असर होगा, क्योंकि जब डॉलर महंगा होता है तो आम बंदा बड़ी जल्दी से महंगाई कर देता है। यानी जो रेड़ी बान हैं, दुकानदार हैं, वो फ़ौरन कहते हैं जी डॉलर महंगा हो गया, लेकिन जब सस्ता होता है तो सबको सांप सूंघ जाता है, कोई कुछ नहीं करता। यानी कहने का मकसद है हमारे अपने लोग भी बेईमान हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार कारोबार का जो आगाज़ है वो तारीख़ उसमें रकम हो गई है, और 100 इंडेक्स जो है 2446 पॉइंट्स पे में उसमें इजाफा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तरक्की करनी चाहिए। इसके अलावा ओपन मार्केट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 रुपये डॉलर सस्ता हुआ है, और डॉलर का अब तक का जो रेट है वो 285 के लगभग बताया जा रहा है। और मुल्क में सोना सस्ता हो गया, लेकिन गरीब का सोने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अमीर ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, बेचारे गरीब अब कहाँ। अब तो मुझे लगता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी ख़रीदना भी बहुत मुश्किल हो गई है। और बहरहाल जो सोने की कीमत है वो 2,07,200 रुपये मुकर्रर हो गई है, और 10 ग्राम सोना जो है वो 7544 रुपये से कम होकर 1,77,641 रुपये पे जो है वो आ चुका है। तो जनाब, अब तक की ये सारी खबरें, और अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में ये जो 5-6 खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसके बारे में आपने मुझे बताना है। नाजी साहब जो हैं स्वीडन के ख़िलाफ़ लोगों को जुम्मे के दिन सड़कों पे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन माजी में फ़्रांस के हक़ में और जिस तरह से वो आसिया मलूना को सपोर्ट करते रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है। और मुझे बताइए कि न्याज़ी साहब को सज़ा का जो खौफ सता रहा है और उसके चक्कर में उन्होंने जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जी आमिर फ़ारूक, उनके ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दायर की है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है। और न्याज़ी साहब जो नहीं चाहते कि उनके केसेस का कोई भी फ़ैसला हो, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है। और शहबाज शरीफ के बारे में आपको पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि उनकी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मुलाकात हुई है, और शिकंजा जो है वो न्याज़ी साहब के सख्त खिलाफ जाने वाला है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। सऊदी अरब 24 अरब डॉलर और यूएई जो है 22 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है वो करने जा रहा है, तकरीबन 44 से 46 अरब पाकिस्तान में आने वाले हैं अरब डॉलर्स, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और न्याज़ी साहब माजी के झरोकों में जो कुछ कहते रहे हैं नवाज शरीफ के बारे में, और बाद में जिस तरह से उन्होंने एहसान फरामोशी की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।